नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले एक नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां पर आज इंडिया ब्लॉक की अहम मीटिंग होने वाली है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अहम मीटिंग काफी ज्यादा खास रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे एक और अहम बैठक की और अहम मीटिंग की, जहां पर आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की कल दिल्ली में मीटिंग होने वाली है और तमाम मंत्रिमंडल वहां पर मौजूद रहेगा। तो इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और जानकारी देंगे कि क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं। बिल्कुल, इसी बीच बात अब होगी योगी कैबिनेट को लेकर। तो उनकी भी आज काफी विशेष अहम महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। कई लोग इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ होगा वो भी बताएंगे। इसके बाद कोविड को लेकर बात करेंगे, जहां पर कोविड अपने पैर पसार चुका है और आपको बता दें कि एक बार फिर से टेंशन जो है पूरे देश भर में बढ़ने लगी है, क्योंकि कोविड के केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, अब बात पंजाब की होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब पंजाब से गिरफ्तारी जो कि पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। लेकिन इससे पहले शुरुआत करेंगे, जहां पर बात करेंगे दिल्ली को लेकर। बिल्कुल, यहां पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक अहम मीटिंग जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से की जा रही है। और दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग इंडिया ब्लॉक की होने जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी जो है वो लिखकर रिलीज की जाएगी। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो विशेष सत्र की मांग कर रहा है। तो ये चिट्ठी उसी पक्ष में जो है वो लिखी जाएगी और ओवरऑल सत्र जो है वो बुलाने की मांग जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है उसको लेकर बात की जाएगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे जो है ये मीटिंग होने वाली है इंडिया ब्लॉक की और ये टाइम निर्धारित किया गया है, जिसमें कि सभी इंडिया ब्लॉक के नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी होंगे और कई बड़े मुख्य चेहरे जो हैं इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी को रिलीज किया जाएगा आज की इस अहम बैठक में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष ये सत्र की मांग कर रहा है। अब ये मांग उठ रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात हो और साथ ही साथ जो यहाँ पर टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखी गई थी 7 मई से लेकर के 10 से 11 मई तक के, उस हवाले से भी एक एक चीज को जो है वो साझा किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीटिंग के बाद की जाएगी इंडिया ब्लॉक की तरफ से। और इस बीच कहा जा रहा है कि 200 सांसदों के हस्ताक्षर वाली जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है उसे रिलीज कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर कई सवाल जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है सत्ता पक्ष से, सरकार से, कि जो जवाब है वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से क्लियर कट दिए जाएं और इसके चलते विशेष सत्र बुलाने की मांग जो है वो की जा रही है। और आज दोपहर ये 12 बजे मीटिंग होगी, तो तमाम चर्चाएं इस हिसाब से आधे घंटे की ये मीटिंग, जिसके बाद आपको बता दें कि 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। तो ओवरऑल विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं और ये इस मांग वाली जो संयुक्त चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है उसे भेजने की तैयारी में है। ओवरऑल 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर करेगी कि बैठक में क्या कुछ बात जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से की गई, क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े सवाल जो है लगातार खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसी बीच में हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल, बताइएगा, आज अहम मीटिंग होने वाली है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र की मांग की जा रही है। कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ शेष देखने को मिलेगा इस मीटिंग में? बिल्कुल शिफन, देखिए इंडिया ब्लॉक की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो विशेष सत्र की मांग करी जा रही है और ये मांग और भी ज्यादा तब तेज हो जाती है जब सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि कितने जेट जो है वो भारत में गिरे हैं, तो उस पर वो कहते हैं कि विशेष ये नहीं है कि कितने जेट गिरे हैं, विशेष ये है कि वो गिरे क्यों। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि हाँ जो है वो जेट गिरे हैं। तो और इसी मुद्दे को जो है वो विपक्षी पार्टियों ने पकड़ा है और तब से ही जो है वो लगातार, खासतौर पर अगर आप कांग्रेस देखेंगे तो मुखर होकर इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने सबसे पहले इस पर जो है वो आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि देश को पता होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कितना नुकसान जो है वो भारत को हुआ और कितने जेट गिरे हैं, और इसी को लेकर जो है वो जो है विशेष सत्र की मांग की गई थी। और ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में जो है अध्यक्षता उसकी नहीं करते हैं, पहुंचते नहीं है।
और इसी कड़ी में कल अगर आप देखेंगे तो कल आरजेडी की जो सांसद है मनोज झा, उन्होंने जो है एक पत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। उन्होंने भी विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी और अब उसी कड़ी में आगे बढ़कर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तकरीबन यहाँ पर 12 बजे के आसपास विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि दीपेंद्र हुड्डा इसको जो है वो लीड करेंगे और बहुत मुमकिन है, सूत्र बता रहे हैं कि जयराम रमेश भी आज जो ये बैठक होने वाली है 12 बजे उसमें पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा डीएमके की तरफ से जो है वो डी राजा भी पहुंच सकते हैं, सीपीआईएम को पहुंच कीजिएगा, डी राजा जो है वो पहुंच सकते हैं। और भी देखिए विपक्ष के जो अलग सांसद है वो पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी से या तो संजय सिंह या तो सौरभ भारद्वाज या फिर राघव चड्ढा, इनका नाम जो है वो प्रमुख तौर से जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये पहुंच सकते हैं, ये तमाम आम आदमी पार्टी। ठीक है उज्जवल, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जिस तरीके से बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ हम इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बड़ी कामयाबी हमारी तरफ से हासिल हुई है, उसके बाद तमाम राजनीतिक जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनता को गुमराह किया गया, लेकिन ये भी तो बात है ना कि हर एक इंफॉर्मेशन आउट नहीं की जा सकती। बिल्कुल देखिए रूपाली, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें हर एक इंफॉर्मेशन दीजिए, उनका ये कहना है विपक्षी सांसदों का। खुद मैंने कांग्रेस के कई सीनियर लीडर से बातचीत की है, उनका इंटरव्यू करा है, तो वो कह रहे हैं कि सीडीएस अनिल चौहान ने जो है वो सिंगापुर में जाकर बयान दिया है। उन्होंने सिंगापुर में जाकर दूसरे जो मीडिया संस्थान है उनको बयान दिया जिससे जो बात है वो ग्लोबल लेवल पे की है। उन्होंने देश में किसी भी मीडिया संस्थान को जो है वो अपना इंटरव्यू नहीं दिया, देश के लोगों को जो है उन्होंने बात नहीं क्लियर की है। तो ये देश को जानना जरूरी है और साथ ही आखिर अमेरिका जो है वो तीसरा राष्ट्र और वो होता कौन है हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला। और यही मांग जो है वो अब तेज हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से अनिल चौहान का बयान सामने आया सीडीएस का, उसके बाद जो है अब सारे विपक्ष के सांसद एक हो चुके हैं। और देखिए 7 जो है सर्वदलीय दल जो प्रतिनिधिमंडल है उनको भी विदेश दौरे पर भेजा और जब वो वापस आ जाएंगे वो बहुत मुमकिन है कि इस हफ्ते के अंत तक जो है वो वापस आ सकते हैं और फिर उसी के बाद जो है विशेष सत्र के लिए जो है इस जो आज पत्र लिखा जाएगा उसमें वो तारीख भी बताई जाएगी कि कौन सी तारीख को जो है विशेष सत्र बुलाने की जो है विपक्षी सांसद मांग करें और 200 सांसदों के हो सकता है कि इसमें हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसका इंतजार रहेगा कि बैठक में क्या कुछ निकला है, क्योंकि 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से की जाएगी। ओवरऑल ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीडीएस ने इंटरव्यू भारत के किसी मीडिया चैनल या पर्सनालिटी को नहीं दिया। ओवरऑल आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और इंपॉर्टेंट बैठक जो है वो कल होने वाली है और ये बैठक आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की कल शाम को होने वाली है। ये मीटिंग कल होगी और सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल जो है वो पूरे होने जा रहे हैं और इस बीच में 11 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। क्या कुछ आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी एनडीए या फिर केंद्र सरकार बनाएगी, उन सभी चीजों को लेकर तमाम चर्चाएं जो है इस कैबिनेट इस बैठक में रहने वाली है। ओवरऑल आपको बता दें कि कई मंत्री जो है इसमें मौजूद रहेंगे और ये बैठक करेंगे। इसमें तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की समीक्षा भी की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर फोकस और एक नए जनसंपर्क अभियान की योजना पर चर्चा जो है वो कल की जाएगी मीटिंग में। तो इसी बीच आपको बता दें कि ये मीटिंग जो है वो कल होने वाली है, यानी कि 4 जून को शाम को ये मीटिंग होगी मोदी कैबिनेट की और इसी के साथ साथ सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये मीटिंग होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक होगी और तमाम केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2014 से लेकर के अभी तक मोदी सरकार जो है वो अस्तित्व में आई है। पहला कार्यकाल जो है वो 2014 से लेकर के 2019 तक का रहा, उसके बाद 2019 से लेकर 2024 तक और उसके बाद नई सरकार बनी है 2024 में जाकर, जहां पर एक बार फिर से मोदी 3.0 अस्तित्व में आया, मोदी 3.0 की सरकार बनी और इस बार कई बड़ी उपलब्धियां जो है वो गिनवाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल पहला ही साल चल रहा है मोदी 3.0 का, जब तीसरी बार ये सरकार अस्तित्व में आई, लेकिन ऐसे मोदी सरकार को, एनडीए की सरकार को अब 3 कार्यकाल हो चुके हैं और 11 साल हो चुके हैं। 11 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां, क्या कुछ जनहित में काम किए गए, क्या कुछ योजनाएं लाई गई, इन योजनाओं का फायदा कितना लोगों तक पहुंचा, कितने लोग मोदी सरकार से खुश हैं और किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स
फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी बनाए गए एक एक चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो मोदी सरकार पेश करने वाली है। एक एक चीज की बात सामने आएगी, किस तरीके से धरातल पर तमाम योजनाओं को लागू किया गया और कैसे लोगों को फायदा हुआ। ताबिश कमाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। ताबिश, 11 साल पूरे हो चुके हैं, 2014 से लेकर के 2025 तक मोदी सरकार पहले एक कार्यकाल संभाला, मोदी 2.0 आया और अब मोदी 3.0। क्या कुछ इस अहम मीटिंग में देखने को मिल सकता है जो कल होने वाली है 4 जून को शाम को? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बैठक बहुत अहम इसलिए मानी जाएगी क्योंकि एक साल का कार्यकाल मोदी सरकार का पार्ट 3 का पूरा हो रहा है। भारत के देश के अंदर 11 साल हो गए बीजेपी और मोदी सरकार को। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विभाग की समीक्षा करेंगे क्योंकि 9 जून से लगातार देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ये बताया जाएगा कि किस तरह से 11 वर्षों के अंदर मोदी सरकार के कार्यकाल का काम रहा है, धरातल पर किन योजनाओं ने काम किया है, कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो आम जनता के लिए लागू की गई, केंद्र सरकार ने किन किन योजनाओं पर काम किया है, किस विभाग की तरफ से किन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। ये बहुत है मुस्लिम अधिकारी के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जनता के बीच आपको जाना है तो आपको तमाम जो डाटा है वो लेकर के साथ में जाना होगा। इसलिए विभागों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री पूरे मंत्री के साथ बैठक करेंगे हर मंत्री। ओवरऑल ताबिश, यहाँ पर अगर बात की जाए जो कल 11 साल पूरे होने को लेकर बैठक होने वाली है, क्या लगता है फिलहाल यहाँ पर संपर्क जो है वो ताबिश के साथ टूट चुका है, लेकिन फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मोदी सरकार के 11 वर्ष जो है वो पूर्ण हो चुके हैं और इसी के चलते ओवरऑल आपको बता दें कि फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा अहम मीटिंग कल शाम की रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात होगी और आपको बता दें कि बड़ी खबर डेलीगेशन के हवाले से आ रही है जहां ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन से पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं, यानी कि 9 जून और 10 जून को नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। 33 देशों के दौरे पर सर्वदलीय डेलीगेशन गया है, यानी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन, और इस बीच तमाम जानकारियां ग्लोबल लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो तमाम डेलीगेशन गया था उनसे मुलाकात बेहद खास प्रधानमंत्री की रहने वाली है और बातें जो है वो की जाएंगी, चर्चाएं होंगी और ओवरऑल जायजा लिया जाएगा कि क्या कुछ इन डेलीगेशन के द्वारा इतने दिनों में किया गया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पीएम मोदी 9 जून को और 10 जून को नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन से मुलाकात करने वाले हैं और 33 देशों के दौरे पर सर्वदलीय डेलीगेशन है और पीएम मोदी के पास ही पहुंचेंगे 9 और 10 जून को, जिस दौरान की मीटिंग की जाएगी, मुलाकात की जाएगी। और ये डेलीगेशन 33 देशों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ब्यौरा पेश कर रहा है। भारत का ये प्रतिनिधिमंडल आज से स्वदेश लौटना शुरू हो जाएगा और इस बीच में शशि थरूर की अगुवाई में भारत का ये डेलीगेशन और बिलावल भुट्टो की अगुवाई में पाकिस्तान की एक टीम अमेरिका में होगी। तो एक विपक्ष का बड़ा चेहरा इस्तेमाल किया गया है, उन्हें आगे किया गया है। शशि थरूर ये बहुत ही ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल लीडर माने जाते हैं और कई बार जो है वो खुलकर सामने अपनी बात भी रखते हैं। डेलीगेशन का क्या उद्देश्य रहेगा वो आपको समझाएंगे। भारत का पक्ष दुनिया के सामने मजबूती से रखने का एक इनका जो मोटिव है वो रहेगा। पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करना इस डेलीगेशन का उद्देश्य था क्योंकि पाकिस्तान को बेनकाब करना था और ऑपरेशन सिंदूर तो वैसे ही आतंकवाद के लिए चलाया जा रहा है, तो ये उद्देश्य भी डेलीगेशन का था कि आतंकवाद को बेनकाब करे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो पनाह देता है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से खड़ा किया गया है वो भी एक एक कर चीजें सामने। साथ ही साथ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में प्रस्तुत करना कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है भारत अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये एक बहुत अहम मेजर फैक्टर था जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से था। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी को ये दिखाना है कि भारत की कार्रवाई जो है वो संतुलित है, यानी कि बैलेंस्ड कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ सटीक और गैर विस्तारवादी जो है ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई थी जिसमें केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। आपको बता दें कि लगातार आतंकी ठिकानों को निशाना भारत की तरफ से बनाया गया, रिटेलिएटरी अटैक किया गया, लेकिन
पाकिस्तान ने क्या कुछ किया वो तस्वीर भी हमारे सामने है। पुंछ को निशाना बनाया गया, उड़ी को निशाना बनाया गया, केरन सेक्टर में भी कई लोगों के घर तबाह हुए, कई लोगों की मौत भी वाकया हुई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन भारत ने लगातार उनके जो टेररिस्ट बेस कैंप्स है वहां पर निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद जब एक बार फिर से यहां पर हमला किया गया तो उसके बाद उनके मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया गया और भारत की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक किया गया। तो चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हवाले से, जहां पर एक और अहम मीटिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। योगी सरकार की लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी और 3:30 बजे कार्यशाल में सीएम जो है वो शिरकत करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट ये मीटिंग है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो फिलहाल आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार की लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जिस तरीके से बताया गया कि 3:30 बजे कार्यशाला में सीएम शिरकत करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 3:30 बजे आपको बता दें कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के आयोजन में मुख्यमंत्री और यहाँ पर किस तरीके से 11 साल में मोदी सरकार ने काम किया है और आगे किस एजेंडे और प्लानिंग के साथ मोदी सरकार चलेगी, उस पर ओवरऑल मंथन जो है वो किया जाएगा। 11 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, चाहे वो भागीदारी हो या फिर किस तरीके से विकास की ओर बढ़ना हो। ओवरऑल इन सभी चीजों को लेकर तमाम चर्चाएं यूपी में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक जो है बुलाई गई है और उसमें ये होने वाली है। तो काफी ज्यादा लंबा ये कार्यक्रम रहने वाला है, कुछ घंटों का, जिसमें करीबन 3 बजे के बाद से ही कार्यक्रम शुरू होंगे। और आपको बता दें कि 6 बजे के बाद कहा जा रहा है कि 6 बजे इन टोटल तब तक हो सकता है कि ये कार्यक्रम चले, बैठकें जो है वो चले। तो बेहद खास रहने वाला है क्योंकि देश भर में भी ऑलरेडी मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। 9 जून को ये 11 साल पूरे होंगे और ओवरऑल 9 जून को 9 कार्यक्रम होंगे, जिसमें मोदी कैबिनेट मोदी की अगर बात की जाए तो तमाम मोदी सरकार की उपलब्धियां उनको लेकर चर्चा होगी। फिलहाल यूपी में योगी सरकार की अगर बात की जाए तो कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है और इसी बीच 3:30 बजे से समय जो है वो रखा गया है जब सीएम योगी शिरकत करेंगे और उसके बाद बैठक होगी। तमाम बड़े चेहरे उसमें आएंगे और कई मुद्दों को लेकर और कार्यक्रम कैसे आयोजित होने हैं उन सभी को लेकर चर्चाएं होंगी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो होने वाली है और आपको बता दें कि योगी सरकार की लोक भवन में अहम मीटिंग होने वाली है और 3:30 बजे सीएम जो है वो यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। हमारे साथ उमेश मिश्रा ज्वाइन कर चुके हमारे संवाददाता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास होने वाला है इस मीटिंग में। उमेश, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी क्या कुछ होने वाला है इस अहम मीटिंग में। एक के बाद एक बैठक उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के स्तर की बात की जाए, साथ ही साथ 11 साल भी पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल इस समय हम लखनऊ के लोग फोन पे मौजूद हैं और मेरे पीछे देखिए सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज उनकी कैबिनेट की बैठक है और इसी लोग वो शुरू आज जो है निर्णय लिए जाएंगे, चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो या पर्यटन में जो पर्यटकों को कैसे और बढ़ावा मिल सके, उस विकास को लेकर अन्य तमाम जो विकास की चीजें हैं और साथ ही साथ जो अग्निवीरों वाली भर्ती के जो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं विशेष व्यवस्था है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है और इस अहम बैठक में तमाम आज जो फैसले हमने बताए हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे और लगातार उत्तर प्रदेश को और सुगम और उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर, विकास को लेकर आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये मुद्दे, ये विषय पास किए जाएंगे कैबिनेट की बैठक में ही।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जिस तरह से मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक ने अभी लोकभवन में कहा कि तमाम जो आयाम है, जो विकास के चीजें हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल भारत देश की जो समृद्धि है वो विकसित हो रही है। तमाम उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत एक सशक्त राष्ट्र बनेगा अर्थव्यवस्था के मामले में। तमाम ऐसे जो विकास के रोड मैप है वो आने वाले समय में भारत को ऊंचाइयों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मोदी कार्यकाल की अगर बात की जाए, ओवरऑल ये 11 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए, 9 जून 9 कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में क्या क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से कोई कार्यक्रम होंगे? क्योंकि ऑलरेडी अभी यहाँ पर बात की जाए तो पूरे देश भर में चाहे वो प्रधानमंत्री हो खुद 11 साल पूरे होने पर बैठक करेंगे, एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो क्या क्या कार्यक्रम इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के हवाले से किए जा रहे हैं? तमाम 11 वर्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं, उसको लेकर जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो विकास के रोड मैप केंद्र सरकार ने तय किए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम उसकी झलकियां देखने को मिलेगी, बैठकें देखने को मिलेगी, ताकि जो उपलब्धियां रही है 11 सालों में वो जन जन तक पहुंचाई जाए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार जो देश का विकास है वो लगातार हो रहा है, तमाम चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिस तरह से तमाम ऐसे अभी निर्णय हुए हैं उन मुद्दों पर भी बात होगी। लगातार कहीं ना कहीं जो 11 वर्ष की एक प्रकार से आप कह लीजिए कि उपलब्धि है, उसको भी जनता और सबसे तमाम चीजों को लेकर संगठन के मंथन कर बैठक कर उसको कहीं ना कहीं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि किस तरह से 11 वर्ष में लोगों को ये पता चले कि किस तरह से 11 वर्ष में भाजपा की जो केंद्र की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो किन किन विकासों को लेकर अमली जामा आम जनमानस के लिए अब तक उन्होंने बुना है, उसका लाभ कितना कुछ मिला है। तो तमाम ऐसे विकास के चीजें हैं, तमाम ऐसे समृद्धि की बातें हैं जो विकास हुए हैं और उनसे आने वाले समय में और कितना कुछ कार्य योजना बनाकर उसको विकसित किया जा सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, सब जगह कहीं ना कहीं जो समृद्धि है और जो बीजेपी का रोड मैप है, विकास है, सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो तमाम चीजें पूरी तरह से स्थापित रहें। मौजूद है, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि कुछ ही पलों में बैठक होने वाली है और किस तरीके से कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें रहेंगे और योगी आदित्यनाथ के साथ, ये भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस समय हम लोग फोन के इसी पूरा प्रांगण में हैं और इसी के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सारे जो चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, केशव मौर्य की डिप्टी सीएम जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी जो मीटिंग है, जो कैबिनेट की बैठक है, वो आप कह सकते हैं कि संपन्न हो चुकी है। जो विकास के रोड मैप हैं उन पे थोड़ी ही देर बाद पूरी तरह से मोहर लग जाएगी और जो सारी चीजें हैं, जो कवायद है, ये इसी लोक भवन के अंदर पूरी तरह से अभी भी संपन्न हो रही हैं, चल रही हैं। ठीक है उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो लोक भवन में मौजूद है और ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां 3:30 बजे के बाद विकास योजनाओं और 11 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर तमाम चर्चाएं की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तराखंड के हवाले से बात होगी और आपको बता दें कि उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल आपको बता दें कि सरकार का सुपर 100 यानी कि कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस बीच उत्तराखंड सरकार का सुपर 100 कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग जो है वो मिलेगी और 45 दिन की आवासीय कोचिंग जो है वो देहरादून में इन बच्चों को दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की है और ओवरऑल आपको बता दें कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर सुपर 100 कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड में सरकार की तरफ से रखा गया है। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की सरकार लगातार एक के बाद एक योजनाएं ला रही है।
युवाओं के लिए उनकी प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर की जा रही है, उनके प्रति किस तरीके से काम किया जा रहा है। एक के बाद एक लगातार कुछ बड़ी स्कीम्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और इस सुपर 100 प्रोग्राम का मोटिव है, इसका उद्देश्य है कि राज्य के 100 मेधावी छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी फ्री कोचिंग जो है वो दी जाए। और इस योजना की शुरुआत स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है। और आपको बता दूं कि इस दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया और इसी बीच उन्होंने कहा कि 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक कुल 45 दिनों तक देहरादून में चलने वाला इस कार्यक्रम के अंदर कुछ बच्चों को चयनित किया जाएगा और इन सभी बच्चों को सभी तरीके की सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी, जिसमें भोजन होगा, आवास यानी कि उनकी अकोमोडेशन होगी, अध्ययन सामग्री होगी जो उनका स्टडी मटेरियल है, और उसी के साथ साथ जो टीचर्स कोचिंग के लिए जो जरूरी होते हैं, जो टीचर्स जो उन्हें कोचिंग करेंगे देंगे, जो उन्हें पढ़ाएंगे, वो भी उन्हें जो है वो दी जाएगी। तो हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बताइएगा ये जो सुपर 100 का प्लान और मिशन सरकार ने रखा है, इस पर किस तरीके से अभी काम किया जा रहा है और कब ये बच्चों को जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी? बिल्कुल शिफोन, देखो मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड सरकार की ये एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सुपर 100 की शुरुआत की गई है, जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके तहत इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें 12वीं के जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। 100 बच्चों को, पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे 100 मेधावी बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। उनको 45 दिन की आवासीय कोचिंग देहरादून में दी जाएगी, जो राज्य की राजधानी है। यहाँ पे उनका रहना खाना फ्री होगा, उनको अध्ययन सामग्री फ्री मिलेगी, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक निःशुल्क मिलेंगे और खास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग इन 2 विषयों के क्षेत्रों के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया, इसमें और भी संख्या बाद में सरकार ने बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत ऐसे जो बच्चे हैं जो विज्ञान वर्ग से 12वीं पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके की योजनाएं अक्सर लाई जाती है और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से ग्राउंड लेवल पर होता है, तो कहीं ना कहीं एक और बड़ी उपलब्धि जो है वो धामी सरकार के कार्यकाल के अंदर ऐड होने वाली है और काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता बन चुके हैं वो, ना कि केवल उत्तराखंड देवभूमि के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर। बच्चों में कितनी खुशी की लहर है जब उन्हें पता चला कि इस तरीके की स्कीम उनके लिए लागू की जा रही है। बिल्कुल शिफोन, देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, बेहद नवोन्मेषी और नवाचारी है। यानी नए नए तरीकों, नए नए चीजों को खोजने के बहुत उनकी रुचि रहती है और उसी के तहत इस प्रोग्राम को भी उन्होंने लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम शुरू हो गया है 1 जून से 15 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसके तहत इन बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनको मेडिकल और CPM की एग्जामों में बैठेंगे, जेई एडवांस और जेई में बैठेंगे। तो इस तरह से उन बच्चों के साथ साथ, प्रदेश के सभी बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी एक खुशी है। पूरे प्रदेश की जनता को लगता है कि इसमें सुपर 100 में हमारा भी बच्चा आएगा। तो निश्चित रूप से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया, अगर ये सफल होता है तो इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। ओके धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक के बाद एक कई बड़ी परियोजनाएं जो है वो लागू की जा रही हैं राज्य स्तर पर उत्तराखंड के अंदर, और अब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए एक और बड़ी परियोजना, भोजन सामग्री और टीचर्स जो है वो मुफ्त में उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएंगे, जिसकी वजह से उनका भी उत्थान होगा। काफी खुशी की लहर बच्चों के अंदर। अब बात करेंगे चंडीगढ़ के हवाले से, जहां पर कि एक्शन में नजर आ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार कई बैठकों का दौर आज चलने वाला है और सीएम के चीफ सेक्रेटरी और अन्य ऑफिसर्स जो हैं वो भी उनसे मिलने वाले हैं। तो एक के बाद एक कई बड़ी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर। बिल्कुल, आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे सांसद नवीन जिंदल जो है वो मुलाकात करेंगे और विधायकों से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करने वाले हैं। शाम 5 बजे मंत्रियों से मिलेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल शेड्यूलिंग जो है आज के इस प्रोग्राम की रहने वाली है कि बैठकें कहाँ कितनी होने वाली है, किनसे मुलाकात कब होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि एक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बैठकें वो लगातार ले रहे हैं
और हर बार नया इशू, चाहे वो जनता के हित में उसे रिजॉल्व करना हो या फिर विकास की ओर बढ़ना हो या फिर कई ऐसे अहम मुद्दे जो आम आवाम के हैं लेकिन आगे पहुंचे नहीं, उन सभी पर गहन मंथन करते हुए नजर आते हैं और तमाम बैठकें जो है उनकी तरफ से की जाती है। तो आज एक और बैठक जहां चीफ सेक्रेटरी और बाकी ऑफिसर्स जो है सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने वाले हैं। जाहिर सी बात है उनसे जो है सवाल जवाब किया जाएगा, दिशा निर्देश उनको जारी किए जाएंगे, विधायकों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण चंडीगढ़ में ये बैठक होने वाली है जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल एक के बाद एक बैठक जो है वो होने वाली है और हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि कौन सी बैठकें आज होंगी। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि आज कई बैठकें होने वाली है जिसमें चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की जाएगी, अन्य ऑफिसर से मुलाकात की जाएगी, तो कैसी स्केड्यूलिंग की गई है, कौन सी बैठक कितने बजे कहां पर होने वाली है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल नायब सिंह सैनी लगातार जो है बैठकें ले रहे हैं। हमने देखा कि कल भी जो है एक बड़े बैठकें जो है हाई परचेज कमेटी की बैठक हुई थी। उसके बाद आज अलग अलग समय रखा गया है जिसमें मुख्य सचिव से लेकर विधायक हो चाहे फिर सांसद हो, वो बैठक जो है आज मुख्यमंत्री के साथ करने वाले हैं। 3 लगातार बैठकों का जो है चर्चा जो निकलकर सामने आई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बैठक सबसे पहले जो है नए सचिव की जो नियुक्ति होगी उसमें क्या क्या नई चीजें जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है हरियाणा को आगे लाने और उसको जो है धरातल पर जो वादे थे उनको उतारने का काम करने के लिए बैठकें कर रहे हैं और उसका सीधे तौर पर लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वादे या कहें कि जो दावे सरकार कर रही है, जिन योजनाओं को सरकार लेकर चल रही है, वो धरातल पर कितना उतर पा रही है, इसका फीडबैक लेने के लिए भी लगातार वो विधायकों से या फिर कहीं सांसदों और अधिकारियों के बातचीत करते हुए नजर आते हैं। कल एक बार फिर बैठक हुई थी लेकिन आज फिर एक बार बैठक है 3 दौर किया गया कि 3 अलग अलग लोगों से हो सकती है। विधायकों के साथ बैठक होगी जिसमें विधायकों से चर्चा की जाएगी कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से काम जो है महत्वपूर्ण है, किन किन कामों को होना और जरूरत है, कितना फंड होगा या क्या कितना जो काम चल रहा है उसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है और क्या स्थिति फिलहाल है। इन्हीं चीजों का जवाब जो है मुख्यमंत्री लेना चाहते हैं विधायकों से। हालांकि उन्होंने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि काम सारे होंगे लेकिन समय जरूर लग सकता है, लेकिन अब विधायकों से ये चीजें जो है बातचीत होगी कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में जो कामों की शुरुआत हुई थी, जो मुख्यमंत्री की ओर से वादे किए गए थे या फिर कहें कि आने वाले समय में जो मानसून दस्तक देगा उससे पहले नालों की सफाई, सीवर की सफाई या फिर सड़कों बनाव की समस्या हो, पानी की निकासी हो, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं और उन पर सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि यदि कोई भी कोताही बरती जाती है प्रशासन की ओर से तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें ओवरऑल चंडीगढ़ में कब पहुंचेंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद यहाँ नवीन जिंदल से मुलाकात, इससे पहले जाहिर सी बात है कि बैठकें होंगी, बातचीत जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले 11 बजे का समय हालांकि रखा गया था, सुबह का समय है। अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री जो है अपने अधिकार करने वाले हैं और फिर उसके बाद 3 बजे का समय है जब नवीन जिंदल सांसद उनसे मिलने वाले हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन से मुद्दे होंगे जो नवीन जिंदल के साथ बातचीत होगी। अमूमन तौर पर यही है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए या कुछ और नए आयाम के लिए मुलाकात हो सकती है। तो वहीं तीसरी जो 5 बजे का समय रखा गया है उसमें बीजेपी के विधायक जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे और माना यही जा रहा है कि अपने विधानसभा से जुड़े हुए कामों की चर्चा की जाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री उनसे फीडबैक लेंगे कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं और कितना काम जो। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी की नजरें इस बैठक पर, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर विधायकों से आज बैठक होगी, बड़े अफसर इसमें मौजूद होंगे और सीएम नायब सिंह सैनी का यही कहना है कि काम हर एक पूरा होगा लेकिन जरा सा वक्त लग सकता है। तो ओवरऑल उसको लेकर ये कई अहम बैठक है। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और आपको बता दें इसी बीच 4000 से ज्यादा कोविड के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि केरल में सबसे ज्यादा यानी कि 1416 मामले सामने आए हैं। तो कोविड की दस्तक, लोगों की टेंशन बढ़ चुकी है। तो आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा कोविड केसेस जो हैं एक्टिवली इस टाइम पर हैं और इनकी ट्रीटमेंट लगातार चल रही है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरला के अंदर सबसे ज्यादा मामले हैं, 1416 मामले सामने आए हैं और कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है और देश के कई राज्यों में कोविड के केस
तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 10 अलग अलग राज्य हैं जहां पर कि कोविड के केसेस से कई लोगों की मौत हुई है। देश के अंदर कोरोना के 4026 मामले सामने आ चुके हैं। केरला सबसे ऊपर है, जहां पर महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। कोरोना के कितने मामले किस इलाके में है वो आपको बताएंगे। देश के अंदर कोरोना के कुल 4026 एक्टिव केसेस दर्ज कर लिए गए हैं। इसी के साथ सबसे ज्यादा मामले केरला में है, जहां पर 1416 केस सामने आए। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले केरला में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर कि लगभग अगर हम ओवरऑल बात करें तो 500 के करीब मामले हैं। इसी के साथ 397 केस जो है वो तीसरे नंबर पर गुजरात में है, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस जो है वो सामने आए। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में 393 एक्टिव कोरोना मामले जो है वो सामने आए हैं और अब तक देश में कोविड से 32 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। तो काफी ज्यादा केसेस हैं। इस बीच आप देखिए कि 24 घंटे में कितना नुकसान जो है वो लोगों को हुआ। 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। तो लगातार एक के बाद एक जो है वो यहाँ पर कोरोना के मामलों में कितने लोगों की किस इलाके में मौत हुई है। केरला में सबसे जो ज्यादा केसेस है, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 2 की मौत हुई है। तमिलनाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में भी 1 की मौत हो चुकी है। तो बिल्कुल ये मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है और अभी देश के अंदर लगातार कोविड के एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो उनके द्वारा अभी भी यही कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं नए वेरिएंट हो सकते हैं कोविड के, लेकिन एक बार फिर से लोगों के अंदर टेंशन का माहौल जरूर है, लेकिन उन्हें पैनिक ना होने के लिए कहा जा रहा है। महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता इरशाद अहमद ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे पूरे देश के आंकड़े और दूसरे नंबर पर जो महाराष्ट्र यहाँ पर खड़ा है उनके भी मामले जानेंगे। इरशाद, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ डेटा सामने आ रहा है, पहले नेशनल लेवल पर बताइएगा और उसके बाद आप अपने इलाके की बात कीजिएगा महाराष्ट्र की, वहां पर कितने केसेस सामने आ चुके हैं। देखिए, खासतौर से हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना इस वक्त डराने लगा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जो आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं, इससे मतलब साफ तौर पर पता चलता है कि कोरोना जो है देश में तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले केरल से जो सामने आए, तो केरल में भी अच्छे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं और उसी के साथ में कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहीं गुजरात है, दिल्ली है और उसके अलावा अलग अलग राज्यों से ये कोरोना के मामले अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग और जो है WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग भी अपना गाइडलाइंस दे रहा है, लेकिन साफ तौर पर देखें तो गाइडलाइंस पर कुछ खास तौर से अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो देश में रोज प्रतिदिन जब इसकी जांच हो रही है तो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल अभी जो है स्थिति गंभीर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मौतें हो रही है तो ये कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर कोविड को लेकर अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा एक्टिव केसेस है, लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर पंजाब की अगर बात की जाए तो एक और पाकिस्तानी जासूस जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बीच आपको बता दें कि तरन तारन से जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ISI को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का आरोप इस पर लगा है। 5 वर्षों से पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में अभियुक्त था और फोन में आपको बता दें कई ऐसा सीक्रेट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो है इससे रिकवर किए गए। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम जो है वो भी सामने आ चुका है। फिलहाल तरन तारन पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और गगनदीप सिंह को अरेस्ट किया है। इसका नाम गगन बताया जा रहा है और इसे पेट नेम जो है वो गगन के तौर पर ही जाना जाता था। उन्होंने अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तान के ISI ग्रुप के साथ जो है वो इन्वॉल्व था, उनके साथ लगातार कांटेक्ट में था और गोपाल सिंह चावला के साथ भी कांटेक्ट में था। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही थी आर्मी मूवमेंट्स के रिलेटेड और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी चीजें हो रही थी वो भी लगातार पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाई जा रही थी। जासूस गिरफ्तार हुआ है, गगनदीप सिंह इसका नाम है। तरन तारन पुलिस ने इसे उस इलाके से गिरफ्तार किया है।
बिल्कुल, इसके बाद आपको बता दें कि कई ऐसी खुफिया जानकारी काउंटर इंटेलिजेंस विंग तरन पुलिस का संयुक्त अभियान चलाया गया और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिल्कुल इसी बीच में ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ संपर्क में था और ऑपरेशन सिंदूर और अलग अलग संवेदनशील जानकारी जो है वो साझा कर रहा था और ये बड़े आरोप इस पर लगाए गए हैं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी इसे साझा करने का आरोप लगाया गया है और काफी ज्यादा आपको बता दें कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में चीजें सामने आई। इसी बीच में इंडियन आर्मी की जो मूवमेंट्स है, जो भी गतिविधियां ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहां पर चल रही थी, वो भी वहां पर पहुंचाई जा रही थी। तो ओवरऑल यहां पर रणनीतिक स्थानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी जो है ये पहुंचाता था। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब और तरन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। चलिए, हमारे साथ पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा जुड़ चुके हैं। नवदीप, बताइएगा क्या कुछ डिटेल्स है इस जासूस को लेकर, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है कि किस तरीके की ये जो खबरें हैं वो जासूसी के तौर पर भेजता था और अब क्या कुछ रिमांड पर लिया गया है, क्या कुछ किया गया है? देखिए, बिल्कुल पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने थोड़ी देर पहले ही आज ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि काउंटर इंटेलिजेंस और तरन पुलिस की एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गगनदीप सिंह, क्योंकि जो तरन का ही रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर की कई ऐसे गोपनीय जानकारियां थी जो उन्होंने पाकिस्तान को भेजी थी और इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, गांव से कुछ इनपुट मिले थे पुलिस को कि इस तरीके से एक संदिग्ध व्यक्ति लगातार कुछ उसकी हरकतें ठीक नहीं है, जिसके बाद पुलिस लगातार नजर रख रही थी और जब उसका मोबाइल खंगाला गया तो उसमें से ISI से जुड़े कई अधिकारियों के नंबर उसके मोबाइल से मिले, जो पंजाब पुलिस ने अपने बयान के अंदर दावा किया है। तो जाहिर सी बात है कि करीब 8 से 10 ऐसे ISI के ऑफिसर थे जिनके ये संपर्क में था लंबे समय से और सेना के जो ठिकाने हैं, सेना क्या क्या ऑपरेशन कर रही है बॉर्डर के ऊपर, तो पुलिस का ये दावा कि ये तमाम जानकारियां जो थी वो मोबाइल के जरिए अलग अलग चीजों के जरिए जो है वो ISI को भेजी गई थी और खासतौर पर जिसका नाम आता है खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो खालिस्तानी आतंकवादी चावला जो है, जो लंबे समय से पाकिस्तान के अंदर बैठा और भारत सरकार की जो वांटेड जो खालिस्तानी आतंकवादी उनकी लिस्ट में शामिल है, उनके ये संपर्क में कई साल पहले आया था और चावला ने ही इनका संपर्क जो है वहां पर ISI से करवाया था। तो जाहिर सी बात है कि अब पंजाब पुलिस जब इसका रिमांड लेगी, क्योंकि मामला दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया है और जब पूछताछ की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो पता चलेगा कि क्या क्या गोपनीय जानकारी थी जो पाकिस्तान आर्मी या ISI। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के भावलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत को धमकी देने वाले अब्दुल अजीज की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी था और अजीज की रहस्यमयी परिस्थितियों में जो मौत है वो हुई है। फिलहाल डेड बॉडी जो है वो मिली है और पिछले महीने एक रैली में भारत को यहाँ पर आपको बता दें कि धमकी जो है इसकी तरफ से दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर भावलपुर से, जहां पर आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बिल्कुल, इसका मृत जो शरीर है, जो इसकी बॉडी है, वो भावलपुर से प्राप्त हुई है। बेसिकली ये अशरफवाला कालूर कोट भक्कर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता था, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इसका नाम जो है वो मौलाना अब्दुल अजीज है और ये जैश-ए-मोहम्मद का एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका आतंकी था। और आपको बता दें कई पाकिस्तान के अंदर या फिर अन्य क्षेत्रों के अंदर जो गतिविधियां थी जो इसके द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब इसका जो मृत शरीर जो है वो पाया गया है। तो कहीं ना कहीं रहस्यमयी तरीके से इसका मृत शरीर पाने के बाद कहीं ना कहीं इसके जो साथी हैं और आतंकी साथियों के अंदर डर का माहौल जरूर है। अब जांच होगी पाकिस्तान की तरफ से, अब देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है इसका मृत शरीर वहां पर पाया गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इसके द्वारा जो है वो भारत को धमकी भी दी गई थी और एक रैली के अंदर भारत को धमकी देने वाला ये जैश आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज रहस्यमयी तरीकों से मृत पाया गया। तो बिल्कुल यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल जो डेथ है उसका रीजन पता नहीं चल पाया है
और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि दिल का दौरा जो है वो पड़ा है और अभी इसको लेकर पूरी जांच जो है वो की जाएगी। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर यहाँ से बहावलपुर की अगर बात की जाए तो ये आतंकी इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ओवरऑल कई आतंकी गतिविधियों में मास्टरमाइंड था और इस बीच आपको बता दें कि इसके चलते कहा जा रहा है कि जनाजा जैश के मुख्यालय भावलपुर स्थित मरकज में आयोजित जो है वो किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी सेवाओं से सस्पेंड किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह बड़ी कार्रवाई, और एलजी प्रशासन ने आदेश दिए थे और ये आदेश जारी करने के बाद 3 सरकारी जो यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन पर यह कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब उन्हें उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। इनके नाम भी आपको बताएंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट से ये शामिल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एलजी प्रशासन की तरफ से बड़े आदेशों के बाद अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो ओवरऑल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 3 सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे, इन पर कार्रवाई की गई है। अब इन पर पूरे तरीके से कार्रवाई की जाएगी और किन किन तरीके की इंफॉर्मेशन, कौन सी देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे, ये भी जानने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई, 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक के बाद एक जो लोगों के नाम है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है और हिमाचल प्रदेश से भी मामले सामने आए थे। तो ये तमाम वो इलाके हैं, तमाम वो राज्य हैं जहां पर कि लोग कुछ ऐसे यहां पर रह रहे हैं जो कि यहाँ पर रहकर, भारत के अंदर रहकर गुणगान बाहर के मुल्कों का कर रहे हैं, दुश्मन देश का कर रहे हैं और वहां तक हमारी खुफिया जानकारी जो है वो पहुंचा रहे हैं। अब एक और मामला जम्मू कश्मीर से सामने आया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और जो तमाम एलजी प्रशासन है खास तौर पर, उसकी तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया। स्विफ्ट एक्शन लेते हुए इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल के लिए पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा, क्या कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और लोगों की संलिप्तता इसके अंदर पाई जाएगी, वो भी आपको एक एक कर तमाम जानकारी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल एलजी प्रशासन की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। 3 जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। अब वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें खीर भवानी मेले का आज समापन होगा। कश्मीर की अगर बात की जाए, काफी संख्या में मेले में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं और इसी बीच एलजी सीएम भी वहां पर जा सकते हैं, यानी खीर भवानी मेले में फारूक अब्दुल्ला भी मेले में शिरकत करेंगे और आज इसका समापन है। और इसी के चलते फिलहाल आपको बता दें कि खीर भवानी मेला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां पर तमाम जम्मू कश्मीर के लोग पहुंचते हैं और ना ही सिर्फ यहां पर हिंदू लोग बल्कि हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल कायम करते हुए लोग नजर आते हैं। जहां पर फारूक अब्दुल्ला भी आप देखिए यहां पर शिरकत करने वाले हैं। सीएम के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पर पहुंचेंगे और समापन के दौरान मां खीर भवानी मेले में शिरकत करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत महत्वपूर्ण मेला रहता है कश्मीरी पंडितों के लिए और इस बीच एलजी और सीएम दोनों जो है वो खीर भवानी जा सकते हैं और इस बीच फारूक अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर सीएम वो भी वहां पर जा सकते हैं। तो समापन आज इस मेले का होने वाला है। काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और अभी भी मेले में पहुंच रहे हैं मां खीर भवानी के दर्शन के लिए। तो बिल्कुल एलजी और सीएम भी खीर भवानी मंदिर में जा सकते हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, अन्य समुदाय के लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आपको बता दें कि खीर भवानी मेला जो है वो आज संपन्न हो चुका है। यहाँ पर सीएम पहुँचेंगे और तमाम और भी बड़े आला अफसरान पहुँच सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पर जाने की इच्छा कल जाहिर की थी, तो अब एक एक कर
तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला भी इस मेले में शिरकत करने वाले हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों कम्युनिटीज की एकता जो है वो देखने को मिलती है कश्मीर के अंदर। ये मंदिर काफी ज्यादा भव्य और दिव्य तरीके से ये जो मेला आयोजित किया जाता है। अब एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर खीर भवानी मंदिर के अंदर शिरकत कर सकते हैं, यहाँ पर माथा टेक सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसको लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आज इस मेले का समापन हो जाएगा और काफी संख्या में श्रद्धालु आज अंतिम दिन भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नतमस्तक यहाँ पर हो रहे हैं, अपने सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज के भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो वहां पर लोकल्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अगर बात की जाए जी मनोज सिन्हा की, तो वो यहाँ पर खीर भवानी मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की तस्वीर भवानी मंदिर पहुंच चुके हैं, आरती कर रहे हैं। वहां से आपको बता दें कि तस्वीर वो सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पाकिस्तान की आंतरिक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर नुकसान की बात कही जा रही है। कई बातें जनता में नहीं एक्सेप्ट की गई है, ये वहां पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि यही कहा है कि जितना एक्सेप्ट किया है उससे भी ज्यादा गहरा हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और साथ ही साथ ये बड़ी पुष्टि जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की आंतरिक रिपोर्ट जो है वो पुष्टि करती आई है और लेकिन अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर ने सार्वजनिक रूप से कई चीजें जो है वो स्वीकार नहीं की हैं। गहरा हमला किया गया और एक महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन के अंदर पाकिस्तान ने अपने आंतरिक मूल्यांकन ने कथित तौर पर पुष्टि कर दी है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सार्वजनिक रूप से बताए गए से कहीं अधिक प्रभावशाली रहा। गुलिस्तान न्यूज द्वारा विशेष रूप से प्राप्त विश्वसनीय इनपुट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल सटीकता का उपयोग करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के अंदर 8 पहले से अज्ञात उच्च मूल्य वाली साइटों पर सफलतापूर्वक निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा कहा जा रहा है कि जो चीजें पब्लिक डोमेन में लाई गई हैं वो बहुत कम है, जो उन्हें नुकसान हुआ है, जो भारत का प्रभाव वहां पर पड़ा है वो बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल आपको बता दें कि यहाँ पर क्रेडिबल इनपुट्स के हवाले से गुलिस्तान न्यूज ये साफ तौर पर कहता है कि आपको बता दें कि कुछ पॉइंट्स जो है वो सामने आए हैं, जिसको लेकर ये कहा गया है कि 8 ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिन्हें हिट किया गया। इसी के साथ साथ इसमें टेरर ट्रेनिंग कैंप्स भी थे, आर्म डिपोट्स भी थे और कवर्ड कम्युनिकेशन हब्स भी जो पाकिस्तान में थे उन्हें स्ट्राइक में ध्वस्त किया गया। ओवरऑल आपको बता दें दूसरी बात ये भी आई है, जो स्ट्राइक थी वो एडवांस प्रिसिशन टारगेटिंग सिस्टम यानी सटीक कार्रवाई के साथ की गई थी और साथ ही साथ जिन आतंकी ठिकानों और साथ ही साथ बाकी एरियाज को निशाना बनाया गया था ठीक वहीं जाकर ये निशाना लगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा टैक्टिकल सक्सेस है जो पुष्टि गुलिस्तान न्यूज की तरफ से की जा रही है। ओवरऑल यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेंशन जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट ने ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना द्वारा गहरी सफलता जो है वो बताई है और इसी के साथ साथ सटीक लक्ष्यकरण यानी कि जो टारगेट है वो बिल्कुल प्रिसाइज था, सटीक था और इस्तेमाल किया गया, जिससे काफी ज्यादा और टारगेटेड पॉइंट्स पर ही अटैक हुआ और वहां पर पूरा जो डिस्ट्रक्शन है उन ठिकानों का हुआ, जिसमें टेरर हब्स भी थे और साथ ही साथ जहां पर हथियार रखे जाते थे वो डिपो था और गुप्त संचार केंद्र भी शामिल है। तो ओवरऑल कई बातें जो है वो जनता के आगे स्वीकार नहीं की गई है, ये भी पाकिस्तानी रिपोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन पुष्टि जो है वो गुलिस्तान न्यूज करता है कि क्या क्या वहां पर नुकसान हुआ ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में जो ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की उसको लेकर तमाम बातें कही, जिसमें 8 ऐसे प्रिसाइज टारगेट थे जिन पर क्लियर कट निशाना जो है वो हुआ है। तो ओवरऑल ये रक्षा
की अगर बात की जाए तो आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है। थोड़ी देर में सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो कश्मीर के माता खीर भवानी मेले में पहुंचेंगे और आपको बता दें एलजी मनोज सिन्हा जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना जो है उनके द्वारा की जा रही है खीर भवानी मेले में। इस वक्त की बड़ी खबर, खीर भवानी मेले में पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। ओवरऑल आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ फारूक अब्दुल्ला पहुंचेंगे और आज समापन कार्यक्रम है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि खीर भवानी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एलजी मनोज सिन्हा जो है वो पहुंच चुके हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर कई आला अफसरान भी उनके साथ मौजूद है। खीर भवानी मेले के अंदर थोड़ी ही देर में सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचने वाले हैं। तो आज इसका आखिरी दिन, ये तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं जहां पर यहाँ पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है और बुके के साथ, माता की चुनरी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं खीर भवानी मेले के अंदर जो मंदिर है, भव्य तरीके से यहाँ पर लोग भी पहुंचे हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी तो ये तस्वीरें आपने देखी खीर भवानी जो मेला है जिसका कि आज समापन हो रहा है, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे और इसी के साथ साथ कुछ ही मिनटों के अंदर सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उसकी तस्वीरें भी आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले जरूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।